make you wear the smartest jewelry. That is your smile. So your smile should be always there on your face, and a smile is a healthy body. स्वस्थ शरीर हो और उस पर स्माइल हो, इससे अच्छा आभूषण क्या है, और उसके ऊपर फिर जितने आभूषण हो कम है. So let's begin. So हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तभी आप खुद को सेव कर सकते हो. तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हार्ट डिसीज चल रही है. We are having 27%. These are non-communicable disease. बीमारियां दो तरीके की, एक जो छूने से फैलती है, एक जो छूने से नहीं फैलती है. जो छूने से फैलती है हम जानते हैं कोविड-19 छूने से फैलता है. छूने से फैलने वाली बीमारियां कुछ समय की होती हैं. ज्यादातर वायरस होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, या बैक्टीरिया जनित होते हैं, एंटीबायोटिक चलती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं. बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादातर केसेस में नहीं करती है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो छूने से नहीं फैलती है, उनमें आता है हार्ट अटैक, अस्थमा की बीमारियां जिनके फेफड़ों में गंभीर बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, और इसके अलावा हाइपरटेंशन और अदर बीमारियां. एक बड़ी जो चीज है, जैसा मैंने बताया, चल क्या रहा है? चल रहा है हार्ट डिसीजेस चल रहे हैं, एलर्जीज चल रही है, कैंसर. जब आप 50-60 क्रॉस करते हो तो कैंसर के उस एरिया में आ जाते हैं जब कैंसर डायग्नोज होते हैं, 10 में से 1 को डायग्नोज हो जाता है. हाइपरटेंशन चल रहा है. तो ये जो बीमारियां, ये हमें पता होना चाहिए. पता होना चाहिए क्यों? क्योंकि हमें इनको बाईपास करना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हमें इनको बाईपास करना है, हमें इनको हटाना है. अब ये बीमारियां देखिए, कार्डियोवास्कुलर जो डेथ है ये क्यों होती है? ज्यादातर केसेस में जो सप्लाई है हमारे हार्ट की वो रुक जाती है. अब सप्लाई हार्ट की कैसे रुकती है? हार्ट डिसीज होती क्यों है? क्योंकि हार्ट का काम है पूरे बॉडी में खून को पहुंचाना. पूरी बॉडी में एक पंप है बेसिकली, जैसा वो दिखाते हैं ना इमोशन ऐसे करके, वो नहीं है. इट्स अ पंप बेसिकली. वाटर पंप होता है जो पानी फेंकता है ऊपर, ये हार्ट पंप है जो पूरी बॉडी में खून को फेंक रहा है. और खून में होता है ऑक्सीजन, खून में होता है ग्लूकोज, खून में होती है सारे न्यूट्रिशन. यदि किसी एरिया को खून नहीं मिलेगा तो वो एरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो ऐसे ही जो हार्ट डिसीजेज है, इसमें जो बड़ा प्रपोर्शन है उसको हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज, या जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक. ये हार्ट अटैक क्यों आता है? ये खून की सप्लाई रुक गई है, मतलब ऑक्सीजन रुक गई. किसी की ऑक्सीजन रुक दे हम तो वो सर्वाइव नहीं करेगा. तो ऐसे ही ये खून की जो है ना सप्लाई रुक जाती है. 68% जितने भी हार्ट के केसेस हैं, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं. हार्ट में चूंकि चैम्बर होते हैं, हार्ट में गेट होते हैं, गेट खुलते हैं, बंद होते हैं, जिसको हार्ट वॉल्व्स बोलते हैं. तो जो वॉल्व्स की प्रॉब्लम होती है वो अलग प्रॉब्लम होती है. हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम होती है. हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम एक मेजर इशू है, क्योंकि वॉल्व का जो इशू है वो उसका परसेंटेज बहुत कम है. वॉल्व का इशू भी है बट उसका परसेंटेज बहुत कम है, और उसके जो रिस्क फैक्टर है वो उतने मॉडिफाइबल नहीं है जितने कि हार्ट अटैक के. तो हार्ट अटैक एक बड़ा मेजर इशू है. और विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आप देख रहे हो 15 साल में 0.5% से भी कम चांसेस है, बट वही आप 50 के अराउंड पहुंचते हो 3% के ऊपर प्रेवलेंस के चांसेस. जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे चांसेस बढ़ते हुए चले जाएंगे. नेक्स्ट आप यहाँ पर एक स्लाइड्स आपको विजिबल है. हमने बात की कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में सेकंड जो बड़ा आ रहा है वो है कैंसर. कैंसर, कुछ कैंसर हैं जो बहुत ज्यादा है, जैसे मेल्स में ओरल का कैंसर है, ओरल कैविटी का कैंसर. वहां से आपको दिख नहीं रहा होगा, स्लाइड थोड़ा छोटा है. ओरल कैविटी का कैंसर बहुत कॉमन है. ओरल कैविटी का कैंसर यदि किसी ने सुना होगा तो. फेफड़ों का कैंसर बहुत कॉमन है, हाथों का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर. ये कैंसर मेल्स में बहुत कॉमन है. वहीं हम फीमेल्स की बात करें तो ब्रेस्ट का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, फिर लंग कैंसर उनमें भी आता है. ये कैंसर बहुत कॉमन है. ओवरी का कैंसर. इन कैंसर्स की वजह से लगभग 1 in 10 अगेन लाइफ टाइम डायग्नोज होते हैं कैंसर से. मीन्स कैंसर एक ऐसी बीमारी है, बाकी बीमारियां डायग्नोज होती हैं, इलाज होता है, सही हो जाता है.
हार्ट अटैक के केसेस में भी 10% से भी नीचे मॉर्टिलिटी होती है, 90% पेशेंट दवाइयों के साथ सर्वाइव नॉर्मल करते हैं। बट एक बार यदि कैंसर डायग्नोज हो जाए तो फिर लाइफ का जो पाथ है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। इट विल बी टोटली डेविएट हो जाता है। आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट आफ्टर गेटिंग डायग्नोज विद कैंसर। तो जो मेजर कैंसर है वो मेल्स में है, ओरल कैविटी का कैंसर, जो लोग तंबाकू चबाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लंग्स का कैंसर, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं या अगेन स्मोकिंग करते हैं, पेट का कैंसर, मिर्च मसाला मीट और भुना हुआ जो बारबेक्यूड फूड है, यदि बारबेक्यूड फूड ज़्यादा खाते हैं तो कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर एंड अगेन वही लिप, ओरल कैविटी एंड कोलोरेक्टम। ब्रेस्ट कैंसर बहुत सिंपल है। ब्रेस्ट कैंसर आपको आफ्टर एज ऑफ 40, आफ्टर एज ऑफ 35 ही खुद को सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? बहुत सारा गूगल लिटरेचर, यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, क्योंकि आपका छोटा सा स्टेप आपको बहुत सारा एक ट्रीटमेंट से बचा सकता है। क्योंकि स्टेज 1, 2, 3 आप लोग जानते हैं, जितना जल्दी डायग्नोज होता है उतना स्मॉल सर्जरी होती है और उतना आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट सो मैंने आपको बताया कि हार्ट डिसीज में होता क्या है बेसिकली। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पाइपलाइंस डले हुए हैं। हमारे घर में भी जो पाइपलाइंस होते हैं वाटर सप्लाई के, यदि उनको साफ ना करें तो उनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और वो धीमे धीमे ब्लॉक होते हुए चले जाते हैं। इवन जो रिवर बेड होती है ना, उसमें भी सिल्ट जमा हो जाती है और वो भी धीमे धीमे उसका भी डेप्थ कम होना चालू हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में जो सिल्ट होती है वो सिल्ट होती है फैट की, ऑयल की। ऑयल जमा होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे पहले ना डालडा बहुत खाया जाता था, अभी हम डालडा टोटल चेंज हो गया। लेकिन डालडा क्या होता था, वो हाइड्रोजनेटेड रहता था और वो बहुत ही इजीली, क्योंकि टेम्परेचर जो है बॉडी के अंदर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे वो ऑयल रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर सॉलिड होकर डिपॉजिट हो जाएगा। जिस प्रकार का ऑयल हम कंज्यूम करते हैं उससे डिसाइड होता है कि वो जाके यहाँ जमा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें जो बार बार उबाला गया तेल है, जिसमें समोसे बनते हैं खासकर, तो कंटिन्यूस बॉयल हो रहा है, तो जो ऑयल लगातार बार बार यूज हो रहा है, ऐसे ऑयल हमें नहीं खाने चाहिए। वो ऑयल सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं सेहत के लिए। कौन सा ऑयल ठीक होता है? ऑलिव ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इस तरीके के जो ऑयल है जिनमें कि ओमेगा 3, यदि आप जाएं मार्केट में और मार्केट में देखें, वहां पर एक लेबल होता है। लेबल जो भी आप ऑयल की बोतल रहती है, ऑयल की बोतल के पीछे लेबल पर लिखा है कि इसमें अनसैचुरेटेड फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। यदि आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है एक क्वालिटी ऑफ ऑयल को दिखाते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जितने ज्यादा होंगे, क्वालिटी ऑफ ऑयल उतना अच्छा होगा। ओमेगा 3, ओमेगा 6 बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बीमारियों में जो परेशानी आती, बीमारियों की सीवियरिटी को कम करते हैं, ब्रेन की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और हार्ट की रिस्क को भी कम करते हैं। तो रिच इन ओमेगा 3, ओमेगा 6 ऑयल कंज्यूम करना चाहिए और अनसैचुरेटेड ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। सैचुरेटेड ऑयल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लार्जली यदि हम बात करें तो जो ऑयल मार्केट में बार बार, जैसे इसमें पकौड़े वो लगातार दिन भर से तल रहा है या समोसे दिन भर से तल रहा है, वो ऑयल डेंजरस है। वो ऑयल आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल उसका कंजम्पशन जो है बहुत मिनिमल होना चाहिए। और जो ऑयल गुड है उसमें आपको देखना है, जब आप परचेज करने जाते हो कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 कंटेंट कितना है। वो यदि रिच है तो वो ऑयल आप ले सकते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के लिए? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं अभी डायबिटीज के। कुछ नोन है, कुछ अननोन, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों बीमारियां साइलेंट किलर है। दे आर वेरी साइलेंट, दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। पेशेंट को लगता है कि हमें तो कुछ कमी नहीं है, क्यों दिखाना है, तो क्या करना है। सो दे टेक द डिसीज वेरी लाइटली, बिकॉज हम इमीडिएट चीज को देखते हैं ना, आज हमें किससे दिक्कत होगी, आज हमें किससे दिक्कत होगी, तो उसको करेक्ट करें।
फोकस रहेगा। हमें मतलब नहीं है 5 साल बाद क्या होगा। डायबिटीज और बीपी ऐसी बीमारियां हैं कि आपने इनको 5 साल अनकंट्रोल रहने दिया, ये जो डैमेज इन्फ्लिक्ट करेंगी वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, इररिपेयरेबल डैमेज होगा। ट्रीटमेंट तो हो जाएगा लेकिन जो डैमेज हो चुका उसको हम वापस नहीं लाएंगे। हम आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे लेकिन आप समझ रहे होंगे वो चीज वापस से नॉर्मल बॉडी वापस से नहीं आ पाएगी। फिर ओवरवेट, चूंकि धीमे धीमे क्या हो रहा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है। बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन का कंजम्पशन, इंडोर गेमिंग बढ़ रही है, आउटडोर गेमिंग कम हो रही है। फिर प्रोफेशंस में भी सिटिंग जॉब, जिसको व्हाइट कलर जॉब्स बोलते हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ओबेसिटी भी धीमे धीमे बढ़ रही है क्योंकि जो वर्कआउट हमें करना चाहिए लगभग 30 मिनट्स के एपिसोड वीक में 3 बार हमें करना ही चाहिए। 30 मिनट्स मतलब आपको एंटायर वीक में 1.5 आवर देना है खुद को। तो हम लोगों को इतना रिच होना चाहिए कि हम वीक में 1.5 घंटे खुद को दे पाए। Then smoking definitely very hazardous at all point of view, थोड़ा समय का किक देती है बट वेरी hazardous to lung, सीधा कैंसर से लिंक है और हार्ट अटैक से लिंक है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगेन हमने ऑयल की बात हम लोग कर चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल, हम लोग यही बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कई लोगों को आप देखो आंखों के ऊपर ना उनको सफेद सफेद निशान हो जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के दाग होते हैं। वो क्लियर दिखाता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल की जांच 35 साल की उम्र के बाद सभी को एक बार करवानी चाहिए और आजकल ये बड़ी ही इजीली एक्सेसिबल है। दैट यदि फैमिली हिस्ट्री है किसी को, खासकर यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फादर को हार्ट अटैक आया है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी है। व्हाट आर द साइंस, अर्ली साइंस क्या है कि हार्ट अटैक की किसी को होगा? पहले तो रिस्क फैक्टर पर चेक करेगा ज़्यादातर केसेस में, मीन्स यू आर एट द रिस्क। जैसे आप ओबेस हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, फैमिली हिस्ट्री है, यदि इनमें से कुछ भी है तो आपको अलर्ट रहना है। क्या सिम्टम्स आते हैं? जनरली पेन होता है, प्रिकॉर्डियल एरिया बोलते हैं, छाती के आगे की तरफ दर्द होगा। दर्द हल्का भी हो सकता है, दर्द तेज भी हो सकता है, दर्द चलने पर भी हो सकता है, दर्द बैठे बैठे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सप्लाई ब्लॉक कितना है। जैसे सप्लाई, ब्लड की सप्लाई हो रही है एक आर्टरी के थ्रू, मैंने आपको बताया एक आर्टरी मतलब एक पाइप है उसके थ्रू सप्लाई हो रही है। कहीं सप्लाई जा रही है, सप्लाई से होता है डिमांड तक, डिमांड हो रही है ना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पर फूड चाहिए। सेल से हमारा जो शरीर है वो 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना। हम एक नहीं है, 100 ट्रिलियन सेल्स है ना। 1 बिलियन में 1000 लाख होते हैं, तो आप सोचो इस तरीके से 100 ट्रिलियन सेल्स हैं जिनसे मिलकर बने। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल को खाना चाहिए और वो पहुंचता है खून के पास। अब वो खून के द्वारा पहुंच रहा है और वो अब क्या है कि वो जो पाइप है उसमें 50% ब्लॉक आ गया है, 75% ब्लॉक आ गया है। अब जब 75% ब्लॉक आ जाता है वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 50%, 70, बिफोर 75% तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लॉक है, बॉडी एकोमोडेट करेगी। बियॉन्ड 75% जब होता है ब्लॉक, तो फिर अब क्योंकि डिमांड है वहां पर और आप एक्सरसाइज करो, चलो, सीढ़ियां चढ़ो, तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मरीज होगा उसको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि ब्लॉक 90% के ऊपर पहुंच गया तो बैठे बैठे भी दर्द हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक अचानक से वहां से टूट के नीचे की तरफ फंस जाता है, क्योंकि पहले बड़ा पाइप होता है, छोटा छोटा होता चला जाता है। जैसे टंकी से सप्लाई आई, ऊपर बड़ा पाइप रहेगा, नीचे पर छोटे छोटे पाइप हो जाते हैं। तो ऊपर मान लो कोई क्लॉट फंसा था, ऊपर कोई ऐसा कैल्शियम का पत्थर फंसा था और वो पत्थर एकदम से नीचे की तरफ आ जाए तो वो किसी छोटे पाइप को टोटल ब्लॉक कर देगा जहाँ वो नीचे आके फंसेगा, तो फिर वो हो जाता है 100% ब्लॉक। तो उस एरिया, अब उसके वो जहाँ सप्लाई कर रहा था वहाँ कोई भी आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, कोई न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, वो एरिया डेड हो जाएगा। सीवियर पेन, पूरा प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग, पूरा शर्ट गीला हो जाएगा, सीवियर पेन, पेशेंट गिर पड़ेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। दैट इज अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। टिपिकल चेस्ट पेन चालू होगा, लेफ्ट आर्म में पेन जा सकता है, यहाँ ऊपर जबड़े की तरफ आ सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है।
तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन चेस्ट आपका हार्ट अटैक का होता है। नेक्स्ट, बाईपास का बाईपास को हमें बाईपास करना है, हमें नहीं जाना है, हम इसको बहुत इजीली रोक सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। कैसे रोक सकते हैं इसको? सिंपल 7 स्टेप्स है। अपना ब्लड प्रेशर हर जगह वेरी इजीली, आप पास में ही हार्ट हॉस्पिटल भी है, आप जाइए, कोई इशू नहीं होता है, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज, है ना। आप जाइए, ब्लड प्रेशर कराइए और मॉनिटर रखिए उसको। मतलब मॉनिटर क्या होता है? 130/90 या 140/90 से नीचे रहना ही चाहिए। नॉर्मल है 120/80, लेकिन फिर भी 140/90 से तो नीचे होना ही चाहिए। 140/90 के ऊपर गया तो फिर आपको दवाई लेना है। 120/80 और 140/90 के बीच में रहा, 120 ऊपर का, नीचे का 80, यहाँ पर 140 ऊपर का और नीचे का 90, इसके बीच में रहा तो आप दौड़कर, नमक कम खाकर, हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर, तेल कम खाकर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 140/90 से ऊपर गया तो फिर दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। शुगर कंजम्पशन को कम कीजिए, टेबल शुगर जितना अवॉइड हो सके नहीं खाइए। हम लोग धरती पर 3 लाख साल से हैं, आदमी एज सच जो होमो सेपियंस है वो 3 लाख साल से है, और जिंदगी हमसे पहले जो होमोनिड्स थे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग बंदरों से आए हैं, आप साइंस जिसने भी पढ़ी हो, तो वो तो हम कई मिलियन ईयर्स से हैं। तो हमने कभी शुगर नहीं खाई है, ये अभी पिछले 100 साल को छोड़ के शुगर आई अभी, तो हमारी बॉडी को शुगर की आदत है ही नहीं। तो शुगर को बिल्कुल लिमिट करना है। जो नेचुरल फ्रूट्स है वो आप ले सकते हो, बट एज सच टेबल जो शुगर है वो हमें नहीं देना। गेट एक्टिव, मैंने आपको बताया सप्ताह में 1.5 घंटे आपको देना है। एक ब्रिस्क वॉक आप कीजिए या हल्का सा दौड़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। कोलेस्ट्रॉल लेवल 35 के बाद जांच जरूरी है। नॉर्मल आता है तो हर 3 साल में कराना है, हर 3 साल में। यदि एक बार आपका नॉर्मल आ गया तो फिर हर 3 साल में, यदि नॉर्मल नहीं आया तो फिर आपको कंसल्टेशन लेना। वेट आपको कंट्रोल में रखना है। वेट को कंट्रोल में रखने का एक बड़ा पैरामीटर है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो आपका 18.5 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। वजन डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, मीटर में हाइट लो उसका स्क्वायर, गूगल पे कैलकुलेटर अवेलेबल है। यदि आप उसके बीच में हो, यू आर फिट। ईट बेटर, मैंने आपको बता दिया, शुगर नहीं लेना है। ऑयल, वो जो उबला हुआ जो बार उबाला जाता है तेल है, वो नहीं करना है, और स्मोकिंग नहीं करनी। नेक्स्ट प्लीज। तो ये सब करके आप 80% हार्ट अटैक को रोक सकते हो। 80% बहुत बड़ा नंबर होता है, 80% को आप रोक दोगे सिर्फ ये छोटे स्टेप करके। बीपी मैंने आपको बताया, बहुत ईजी है बीपी करवाना, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना, वेरी इजी एंड एक्सेसिबल नाउअडेज। मैंने आपको स्केल बताई थी, 18.5 से नीचे यदि आप कम है तो आप बहुत कमजोर हैं BMI में, और यदि आप 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हो रहे हैं। 30 के ऊपर ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 द मॉर्बिड ओबेसिटी। ओबेसिटी का सीधा लिंक है बीमारियों के साथ, तो वजन को हमें कंट्रोल रखना ही है। हर तरीके की बीमारियों के साथ सीधा लिंक है मोटापा। नेक्स्ट। सो द बेबी स्टेप्स टू अ मैराथन ऑफ हेल्थ। देखिए, हेल्थ कोई एक दिन का गेम नहीं है, एक दिन में हेल्थ अचीव नहीं होती है, या आपने आज अचीव कर ली तो अब आप ये नहीं कर सकते कि अब तो हमारे पास आ गया और हमें कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ डेली गेम। आपको रोज हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने एक्शंस करने हैं, तो वो सस्टेन रहेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार परचेज कर लिया और रख लिया, हेल्थ इज डन। नो, दिस इज नॉट द गेम। आपको डेली उसका केयर करना है और डेली लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। तो छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो, जैसे 10 मिनट की वॉक। 10 मिनट की वॉक बड़ा इजी है करना, वो हमें एक बार हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा। शुगर को कंजम्पशन को कम करना, शुगर कंजम्पशन को रेगुलेट कीजिए कि आपने पिछले महीने में घर में कितनी चीनी की खपत थी, बिकॉज दिस डिसीज इज रिलेटेड टू एवरीवन इन द फैमिली, नॉट अप टू यू ओनली। तो कितनी चीनी खपत थी और उसको सिस्टमेटिकली नीचे लेके आइए कि इस बार आधा किलो चीनी कम आएगी और उसमें ही काम चले, या फिर 1 किलो कम आएगी और उसमें ही काम चले। तो इनटेक को कम कीजिए। देन हमारा एनवायरनमेंट जैसा होता है ना, वैसे ही हम हो जाते हैं। हम लोग क्या है, अपने जो 5 हमारा जो क्लोज सर्कल है उसके एवरेज होते हैं।
तो यदि आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपने कोई मैराथन ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, आपने ऐसे लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जो फिजिकली एक्टिव है ना, तो आपके भी चांसेस फिजिकली एक्टिव होने के बढ़ जाते हैं। तो ज्वाइन द सपोर्ट ग्रुप्स एंड हेल्थ कैंपेन्स, बाहर निकलिए और ज्वाइन कीजिए। लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखिए। सी स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। वी कांट से कि आप स्ट्रेस मत लो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस होता ही है और स्ट्रेस से ही चीजें होती हैं। वी कॉल इट यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में अंतर होता है। डिस्ट्रेस इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू मैनेज द स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज समथिंग इतना टेंशन रिक्वायर्ड था चीजों को खींचने के लिए और मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, है ना। वो आपके स्लीप को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके टेम्परामेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। दैट इज अ यू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में जैसे टेक्निक्स होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और आपने कर लिया। जैसे कि कोई यदि रनर है तो वो डेली प्रैक्टिस करता है तब वो रनर है। ऐसे ही जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करोगे तब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख पाओगे। जैसे कुछ टेक्निक्स होती है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स। आप एकदम से इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज पता चली या कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए या एंजाइटी में चले गए, तो आप ग्राउंडिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। दैट इज 5 4 3 2 1 मेथड। अपने आप को वापस से वहीं लेकर आना जहां पर आप हो, क्योंकि हमारा मन कहीं और होता है, हम कहीं और होते हैं। तो व्हाट इज इट? आइडेंटिफाई द 5 थिंग्स, 5 चीजें जो आप देख रहे हैं अपने आसपास की, 5 चीजें जो आप देख रहे हो, 4 चीजें जो आप हाथ से छू सकते हो, खुद को छू सकते हो, टेबल को, मॉनिटर को। देन 3 थिंग्स यू कैन हियर, 3 चीजें जो आप सुन रहे हो अभी करंट में, एंड 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल, 2 चीजें जिसकी आपको स्मेल आ रही है अभी, एंड 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट। तो ये इससे आप जहां पर हो वहीं प्रेजेंट में आओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें यहाँ की स्ट्रेस नहीं होती, हमें कहाँ की होती है, कहीं और की स्ट्रेस होती है। हम प्रेजेंट में यहाँ पर नहीं होते, हम कहीं और होते हैं और उसकी स्ट्रेस लिए बैठे होते हैं। तो जब आप यहाँ ही रहोगे तो आपको स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा। देन मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड स्मॉल चेंजेस करेक्ट। देखिए कोई भी चीज मैंने आपको बताया एक दिन में डेवलप नहीं होती है, हैबिट इनकलकेट करना होता है। जैसे हम छोटा सा पौधा बोते हैं और उसको बड़ा करते हैं, उसमें बहुत एफर्ट लगता है, एक माली का टेक्निक्स भी लगते हैं उसमें। तो जब आपको टेक्निक्स पता हो और आप कंटिन्यूस 21 डेज तक करें, 2 चैलेंजेस होते हैं, 21 डेज एंड 90 डेज। 21 डेज में हैबिट्स सेट होना चालू हो जाते हैं और 90 डेज आपने कंटिन्यूसली कर लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो परमानेंट हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप 21 डेज चैलेंज का एक प्रिंट आउट लीजिए, उसमें लिखिए क्या चैलेंज है, स्मॉल चेंजेस, चैलेंज को धीमे धीमे स्मॉल चेंजेस इन द चैलेंज को धीमे धीमे एक्सेप्ट कीजिए और आप देखेंगे एट द 21 डेज, एट द एंड ऑफ 21 डेज आपका वो चेंज इनकलकेट होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, सो व्हाट आर द की टेकअवेज? नो द रिस्क फैक्टर्स एंड द वार्निंग साइंस। हमें पता हो हमारा शरीर में क्या चल रहा है, और दैट 35 साल के बाद शुगर की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच और बीपी की जांच, ये 3 तो करवाना ही करवाना है। ये ज्यादातर समय आप सभी को पता है हेल्थ कैंप में फ्री होते हैं, तीनों ही फ्री होते हैं। तो जस्ट आपको साल में एक बार करवाना है, साल में एक बार करवाना है, अपना लेवल चेक। एडॉप्ट द हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज एंड नो स्मोकिंग। हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह समय से उठना है, रात में समय पर सोना है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि स्लीप डिसाइड करती है इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी डिसाइड करती है कि आपको बीमारी होगी या नहीं होगी। बोथ कम्युनिकेबल भी और नॉन कम्युनिकेबल, मींस कोविड-19 भी होगा या नहीं होगा, ये स्लीप कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। यदि आप प्रॉपर नहीं सोए तो आपको जुकाम होने के चांसेस सुबह बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी नींद ये भी डिसाइड करती है। और एक बड़ी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, कैंसर ऐसा नहीं होता कि एक दिन में डेवलप हो गया, कैंसर सालों में डेवलप होते हैं। सालों में डेवलप कब होते हैं? कोई भी सेल जब कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रही होती है तो हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी के अंदर की प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको आइडेंटिफाई करके मारता है, किल करता है। यदि वो किल करने में फेल हो जाता है तब कैंसर होता है। तो वहां पर भी इम्यूनिटी का रोल है। यदि आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड होगी तो वायरस भी नहीं होगा, कैंसर भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। रेगुलर चेकअप्स कीजिए, रेगुलर चेकअप्स करवाइए, एटलीस्ट 3 साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप होना ही चाहिए।
एक्ट अर्ली, डोंट इग्नोर द सिम्टम्स। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि शुतुरमुर्ग के जैसा हमारा सर दबाने से वो चीजें हट नहीं जाएगी। वी हैव टू फेस देम एंड फेस देम ब्रेवली। तो उससे क्या होता है कि नुकसान भी कम होता है और हमारे पास ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। विद द टाइम जब कोई चीज प्रेजेंट करती है तो आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो। वही डिलेड प्रेजेंटेशन अभी होता है, आपने स्टार्टिंग में उसको इग्नोर कर दिया तो वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उन चीजों को हैंडल कर पाना। सो द लास्ट स्लाइड इज योर ड्रीम्स, योर फैमिली, योर मनी, योर वर्क ऑल relies on one thing, that is your health. If your health is there, everything will sustain. If your health deteriorates, they can't sustain without it. So please do take care of yourself, be healthy and be cheerful. Thank you so much. Lastly, I will try to take the questions from your side. So if anyone is having, please be seated. If anyone is having any question, please be comfortable to ask. No, oil and ghee both are different. What is oil? Oil is flowing. Oil हम किसको बोलते हैं? आप खुद ही सोचो oil क्या है? वो जो flow कर रहा है, वो जो liquid है ना? और घी क्या है? वो जो सॉलिड है थोड़ा सा। आप देखते हो ना घी कब लिक्विड होता है जब उसको हीट करते हो। ट्रू, वेरी गुड। नाउ इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑयल एंड द घी? देखिए ये केमिस्ट्री में डिफरेंस है, सैचुरेशन में डिफरेंस है। जब आप घी जो है ना, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का एस्पेक्ट है। जब ऑयल को आप गर्म करोगे बार बार, वो भी सॉलिड होना चालू होगा। जो डालडा बनता है कैसे बनता है? हाई टेम्परेचर पे ऑयल को बॉईल करते हैं। घी बनाने का भी प्रोसेस यही है। घी भी जब आप बनाते हो तो बॉईल करते हो कंटिन्यूस। उससे क्या होता है? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है उसमें, और उसका जो दीवारों से चिपकने की प्रोपेंसिटी है, मतलब उसके जो लक्षण है दीवार से चिपकने का, वो ज्यादा हो जाता है। घी अच्छा है पर कब? जब संतुलित मात्रा में लिया जाए और साथ में एक्सरसाइज की जाए। आप समझ रहे हैं? अदरवाइज घी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये आयुर्वेद कहता है, दैट इज आई टोटली एग्री कि आयुर्वेद कहता है घी में बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। घी आपकी गट को हेल्दी रखता है, उसमें ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है। बट अगेन द पंच लाइन इज प्रपोर्शन। नहीं, देसी घी, आई एम टॉकिंग अबाउट द देसी घी ओनली। तो जो देसी घी है वो भी आपके हेल्थ के लिए हैजार्डस है, गिवन दैट कि आपने बहुत न्यूट्रिएंट लिया हो और आपके एक्सरसाइज वाला शेड्यूल ओके हो। यदि ये दोनों चीजें नहीं है, आपने जस्ट घी की एक पूरी लेयर ऊपर बनी हुई है, घी में ही फ्राई किया हुआ है और घी ही साथ में खा रहे हैं, दैट इज नॉट ओके एट ऑल। यस, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट ने काम करना कर दिया है बंद। और हार्ट अटैक एक ये सोशल टर्म है, हम मेडिकल बायोलॉजी में इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। हार्ट अटैक का जनरल मतलब होता है ब्लड की सप्लाई का रुकना, और कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का काम करना बंद कर देना। तो टेक्निकल अंतर ये है कि ब्लड सप्लाई रुकती है, वो जो क्लॉट जमा हो जाता है उससे। और कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पोटेशियम बढ़ गया, कैल्शियम कम हो गया, तो उस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और जो हार्ट अटैक है वो सप्लाई रुकती है, तब हार्ट अटैक बट कॉमन कौन सा है? विच वन इज कॉमन? देखिए कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब कार्डियक क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइंस बिछे हुए हार्ट में, क्योंकि हार्ट पंप सिंक्रोनसली करता है, पहले ऊपर का पंप करेगा फिर नीचे का पंप करेगा, है ना। तो वो जो लाइंस में कोई ब्लॉक आ जाता है, जैसे यहाँ का पावर कट हो जाए तो जो इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। ऐसे ही हार्ट का यदि पावर कट हो जाए, पावर कट दो वजह से हो सकता है। पावर बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो ही नहीं है, और पावर सप्लाई कट हो जाए,
तो पावर सप्लाई कट हो जाए उसको बोलते हैं कि वो हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया, अब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको पावर ही नहीं मिल रही। और ये जो आपका ब्लॉकेज वाला इशू है ये सिग्निफिकेंट ज़्यादा है, क्योंकि कॉमन क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो आ रही है ब्लॉकेज वाली। आप समझिए, यदि एक केस आपका कार्डियक अरेस्ट का है तो 99 केस आपके ब्लॉकेज वाले हैं, तो इसलिए कंसर्न जो है वो ब्लॉकेज पर जाता है। यस रिफाइंड ऑयल्स जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं घरों में, प्लेटिंग हो गया, लाइक कुछ स्टार हो गया, ये सारे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल देखिए, जो 15-20 सालों से लेते हुए आ रहे हैं। इससे पहले हमने, जैसे मैं अपनी फैमिली बताऊँ तो हमने 10 साल तक 8 साल तक तो सिर्फ ग्राउंड नट्स ऑयल ही दिया धारा हुआ था। फिर उससे थोड़ा सा इशू बने कि वो जब ज़्यादा गाढ़ा होता है थोड़ा सा यानी दिक्कत आने लगती है ऐसा कुछ खाने, तो उसको सीजन वाइज कम कर दिया। फिर तुमने सरसों खाया, लेकिन उसका फिर सडनली मार्केट में 20 साल से रिफाइंड तेल आ रहा है, वही ले रहे हैं हम लोग, उसको बदलते रहते हैं। ठीक है, रिफाइंड ऑयल नहीं, कोई इशू नहीं है रिफाइंड ऑयल में। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेस्ट पैलेटेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो एक इशू होता है। देन कई लोग घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। फिर ऑयल किस तरीके से निकाला जाए, वो कोल्ड प्रेस ऑयल है या आपने उसको हीट करके निकाला गया है। तो सबसे अच्छा जो ऑयल है दैट इज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसको कच्ची घानी का तेल हम बोलते हैं। कच्ची घानी का तेल इज दी बेस्ट ऑयल। उसके बाद फिर जो ये रिफाइंड ऑयल है, इनमें भी आपको ये देखना होता है कि अगेन ओमेगा 3 ओमेगा 6 का प्रोपोर्शन क्या है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 का प्रोपोर्शन यदि इक्वल है या 1:4 में है तो दे आर ओके। बट कुछ रिफाइंड ऑयल ऐसे भी रहते हैं जिनमें कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, तो वो रिकमेंडेबल नहीं है। कोई भी ऑयल, जैसे आप लोग जो देखते हैं कि प्योरिटी कितनी है, हॉलमार्क है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यदि ऑयल आपको परचेज करना है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि वो अच्छा नहीं है, सैचुरेटेड अच्छा नहीं है, अनसैचुरेटेड अच्छा है। जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा हो वो अच्छा है। तो ऑयल लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। फिर भी लार्जली मैं बोल दूँ कोल्ड प्रेस ऑयल अच्छे होते हैं। सनफ्लावर, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल अच्छे ऑयल है, इनको आप यूज कर सकते हैं। पीरियड्स को हो जाता है कितना चांसेस देखिए चांसेस है प्रोस्टेट कैंसर की भी जेनेटिक हेरिडिटी होती है, लंग कैंसर की भी होती है। बट द ओनली थिंग इज कि ये जो कैंसर है इनका इजी डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग। डायग्नोसिस के पहले आता है स्क्रीनिंग। जैसे प्रोस्टेट के लिए एक सिंपल सी जांच होती है पीएसए की जांच, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए, एक ब्लड टेस्ट होता है। तो उस ब्लड टेस्ट से आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि प्रोस्टेट का हालत कैसी है। फिर वो पीएसए आप हर 1 साल या 2 साल पर जब कराते हैं तो आपको ये पता चल जाता है किस स्पीड से बढ़ रहा है। यदि उसकी स्पीड एक नियत स्पीड से ज़्यादा है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड में बायोप्सी कराते हैं और उसको पकड़ते हैं, लेकिन रिस्क रहती है और हमें स्क्रीन करवाना चाहिए। 50 के बाद तो हमें एक बार प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड प्लस पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। सर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बोलते हैं उसके बाद जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या कम हो गया, तो ये कैसे पता चल सकता है कि बढ़ गया ये समझ। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड प्रोफाइल करके जांच होती है, खाली पेट होती है सुबह के समय। तो वो जांच में हमें पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना। उसके लक्षण कैसे पता चले, मतलब कोलेस्ट्रॉल स्टार्टिंग में कोई लक्षण नहीं देता है, मतलब बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ रहेगा तो आपको आंखों के ऊपर वो सफ़ेद दाग आना चालू होंगे। अदरवाइज खुद में कोलेस्ट्रॉल कोई लक्षण नहीं है। ये बीमारियां साइलेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल है जो आपका बढ़ा हुआ चलेगा, जब वो सालों बढ़ा हुआ चलेगा तब वो जमा होगा तो ब्लड सप्लाई को रोकेगा, फिर हार्ट अटैक की सीधा सिम्टम आएगा, तब तक कुछ नहीं। यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो थकान ज़्यादा होती है या सीरियस चढ़ने में एकदम सांस फूलना, वो तो बेसिकली वो तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ तक पहुँच गए ना, कोलेस्ट्रॉल तो बहुत पीछे रह गया। अब तो आप हार्ट अटैक के वहाँ दरवाजे पे पहुँच चुके हो, आप समझ लीजिए। स्टार्टिंग कोलेस्ट्रॉल है, लास्ट में अभी तक आपने तो बोला था कि ब्लड में जैसा आपकी जो सेल्स है उसमें ब्लॉकेज होता है, उसके कारण हार्ट अटैक आता है। ठीक है, ब्लॉकेज होता क्यों?
कहीं मैंने सुना था कि जैसे ब्लड में एसिड की मात्रा अगर बढ़ती है उसके कारण ब्लॉकेज आते हैं, तो ये सही है? ब्लड में एसिड की बहुत सिंपल, मैं आपको 4 लाइन में बताता हूँ। मैंने आपको बताया हार्ट है, हार्ट पंप करता है, जैसे और भी वाटर पंप होते हैं वैसे ही पंप करता है। जैसे अदर जगह पाइप होते हैं, हमारे अंदर आर्टरीज बोलते हैं उनको, धमनी बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, उनमें जाता है ब्लड, उनमें बहता है खून। खून की जो धमनियां हैं उनमें जमा होता है वसा, फैट। क्या जमा होता है? फैट और कैल्शियम, 2 चीजें जमा होती है। कैल्शियम भी जमा होता है, फैट भी जमा होता है। तो यदि किसी कोई ज्यादा फैट खा रहा है या मोटा है या पारिवारिक बीमारी, कई लोगों को पारिवारिक बीमारी होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, तो फिर उनमें ही ये चीजें होती हैं। इसका एसिड और बेस मतलब क्षार और अम्ल से कोई लेना नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि अभी वो एल्कलाइनाइज्ड वाटर आ गया है मार्केट में, एल्कलाइन वाटर पीजिए तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। नहीं, दिस इज ओनली साइंस, मेडिकल साइंस उसको नहीं मानता है, अदरवाइज तो बहुत कुछ है। तो कल आपने बताया था कि फास्ट करने से जरूर इसमें बहुत बड़े आपने बहुत सही टॉपिक टच किया। फास्टिंग इज वेरी हेल्पफुल। टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड है फास्टिंग पे। फास्टिंग इज रिकमेंडेड, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज रिकमेंडेड। इंटरमिटेंट सप्ताह में 1 बार या 2 बार आप फास्ट कर सकते हो, महीने में जो भी आपका ठीक लगे। बट प्रेग्नेंट फीमेल को फास्ट नहीं करना है, सिक डायबिटीज पेशेंट को फास्ट नहीं करना है ना, इन पेशेंट्स को फास्ट नहीं करना, या आपको ऑलरेडी जिसका BMI 18 से नीचे है या 19 से नीचे है, सो उनको भी फास्ट नहीं करना है सर, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कम खाना खा रहे हैं कि वो उनकी बॉडी जो ग्रोथ लेनी चाहिए वही नहीं लेगी। तो फास्टिंग इज वेरी गुड। फास्टिंग आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, कंट्रोल्ड फास्टिंग, इवन कैंसर की रिस्क को भी फास्टिंग कम करती है ना। तो ऑटोफेजी हाँ सर, आजकल एक रूमर चल रहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद से अटैक की चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, that is true, that is proven in the study also known as यूरोप के किसी कोर्ट में इस चीज़ को मान भी लिया है कि हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक आए हैं। तो वैक्सीन क्या करती है कि वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जो होती है वो वायरस का ही एक छोटा सा हिस्सा होती है, क्योंकि हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कोई बाहर से घुसपैठिया आया है तो उस घुसपैठिए की पहचान करता है और उसको मारता है। अब हम बिना घुसपैठिए की एंट्री के शरीर को बताना चाह रहे हैं कि घुसपैठिया कैसा होगा, कैसा दिखेगा, तो तुम्हें मारना है। तो हम क्या करते हैं, वायरस का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, या तो वो लैब में आर्टिफिशियल बना लेते हैं या फिर वायरस को ही मार के उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं और फिर वो बॉडी में डालते हैं। तो शरीर उस पर इम्यूनिटी बना लेता है, उसको बोलते हैं वैक्सीन, कि हमने ये वैक्सीन डेवलप कर दिया। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन क्या है? पोलियो की वैक्सीन एक मरा हुआ वायरस है, वो वायरस को हमने मारा और बॉडी में डाल दिया, तो बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना दिया? इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बना दी। अब जो कोविड-19 में क्या हुआ, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने उस वायरस की जिस तरीके से वो बीमार करता था, आपने उस वायरस को डाला बिना बहुत ज्यादा अध्ययन किए, तो वायरस क्या करेगा, अब बॉडी तो रिएक्ट करेगी उसी तरीके से जिस तरीके से वो, यदि वायरस घुसता तब करती तो वो रिएक्ट करेगी। अब ये रिएक्शंस जो है वो 100% कंट्रोल्ड नहीं होती यदि प्रॉपर स्टडी नहीं किए गए, तो शायद कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे, इस वजह से वो एक साइड इफेक्ट उस वैक्सीन का आ रहा है कि वो हार्ट अटैक करवा। तो उससे कैसे बचा जाए? तो आप ये तो वो हो चुका है, दैट इज द वैक्सीनेशन तो हो चुका है ना वो। अब आपको वैक्सीन यूज नहीं करना है, अब तो नहीं करनी, अब कैसे साइलेंट अटैक आ रही है। फॉर दैट आपको बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें आपको कंट्रोल में रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। 80% चांसेस आपके नीचे चले जाएंगे, 80% चांसेस कम हो जाएगा। नहीं, देखिए क्या होता है, जो ये चीजें हैं ना, इसको हम बोलते हैं रिसर्च। देखिए कोई भी सिंगल इंसिडेंट किसी चीज से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, जिसको अध्ययन करने के लिए काफी काम करना पड़ता है।
तो अभी तक तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इनका बोन से सीधा कोई जुड़ाव है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और हार्ट अटैक भी उन लोगों में जहाँ तक नोटिस किया गया जिनमें ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स थे, जिनमें रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनमें हार्ट अटैक जैसी चीज नहीं नोट की गई और अभी चांसेस बहुत मिनिमल हो गए। नाउ अभी जो साइड इफेक्ट आने थे वो आ चुके हैं, इमीडिएट साइड इफेक्ट आए। मतलब मेरे नोन पेशेंट्स थे जिनको वैक्सीन लगने के 10 दिन बाद हार्ट अटैक आ गया और वो लीन एंड थिन थे, बट वो रिस्क फैक्टर में थे, डायबिटिक थे, तो वो हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब 3 साल 5 साल हो चुके हैं, तो अब कोविड-19 वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक किसी को आने की संभावना नगण्य है या उतनी है जितनी जनरल में होती है। कैल्शियम और वो चल जाता है, इंटेक ऑफ कैल्शियम एक्स्ट्रा करना है बिल्कुल, दैट शुड बी कंट्रोल्ड। एक्सेस गोलियां कैल्शियम की नहीं लेनी चाहिए। कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फीमेल्स के लिए। आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, फीमेल्स की बोन्स डिजॉल्व होना चालू हो जाती है, तो उनको कैल्शियम लेना चाहिए। और यदि हम कैल्शियम ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम की एक गोली 1 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने, 1 साल में इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी पानी में कैल्शियम पर्याप्त है। इससे ज़्यादा कैल्शियम हमें नहीं खाना है, या तो डॉक्टर की सलाह है। यदि आप खुद से बहुत सारे लोग ले रहे हैं विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी आप लोग महीने में 1 पाउच ले सकते हो। एक पैसे आता है जो 60,000 का, तो महीने में या 2 महीने में 1 हमें डेली चाहिए होता है। जैसे मैं आपको सिंपल हिसाब बताता हूँ, जैसे किसी को जेब खर्च चाहिए 400 रुपया, कितना चाहिए 400 रुपया, तो उसको डेली चाहिए वो जेब खर्च, उसको चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए 400 इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, तो 400 चाहिए, आपके मान लो 400 विटामिन डी चाहिए। एक पाउच में होता है 60,000, एक पाउच में होता है 60,000। तो अब आप एक पाउच ले रहे हो तो 60,000 डिवाइडेड बाय 400, आपको उतने दिन बाद उसको लेना। लगभग 2 महीने में 1 पाउच आप ले लीजिए, और साल में हार्डली 1.5 महीने से ज़्यादा कैल्शियम की गोली आपको नहीं लेनी। ओमेगा 3 इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, खासकर फिश ऑयल इसमें होता है, वेरी गुड फॉर ब्रेन, वेरी गुड फॉर हार्ट, वेरी गुड फॉर अदर डिसीज ऑल्सो। इनको ऑटोइम्यून बीमारियां होती है, सोरियासिस है किसी को, या लाइकेन प्लेनस है, बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियां होती है। ओमेगा 3 हाँ लिमिटेड 1-2 मिनट वेपन बाद में। हाँ ठीक नहीं साल है सर। नहीं ये ठीक है। मैं सबसे पहले तो सर का डीपी परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। सर के बारे में मतलब जितना मैं जानता हूँ और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। सर पहले मेदांता दिल्ली में रहे हैं, अभी करंट में जो है सर हमीदिया में है, और हमीदिया में सर एज ए प्रोफेसर अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। सर का क्लिनिक है जो अपना गोपाल स्कूल है नेहरू नगर में, वहीं पे सर है। जैसे अभी मैंने आपको रोका, मतलब माफी चाहूँगा क्योंकि सर का भी टाइम बड़ा वो है, और ये तो हम इतने सारे हैं कि हमारे ये एंडलेस डिस्कशन हो जाएगा। तो कोपल पे सर का क्लिनिक है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको सर बहुत अच्छे से, जैसे अभी हमने देखा, मतलब एक यूजुअली जब जाते हैं तो सर बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंडली मतलब आज जो एक हम लोग सब लोग परेशान है कि हम बोलते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन एक बिजनेस बन गया है कहीं ना कहीं काफ़ी, बट आज भी हम बोलते हैं कि जो मेरा अनुभव है, मतलब आपको बहुत अलग लगेगा, आप सर से मिलिए, बहुत डिफरेंट लगेगा, बहुत अच्छा सलाह देते हैं, और जो ज़रूरी है वही चीज़, जैसे सर ने सबसे पहले बोला आप ये करवा लीजिए, फिर ज़रूरत लगेगी तो आगे की चीज़ करेंगे। तो इसी तरह से किसी को भी अगर लगता है तो डिटेल सर की सारी अवेलेबल है, अपनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और एक ही लाइन बोलूँगा कि ईश्वर खुद हमारी हेल्प के लिए नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स को इस धरती पे भेजा है उसी रूप में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया आपसे मिलने का। इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर एंड थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ वेरी ग्लैड, एंड हमने आपका थोड़ा टाइम खराब नहीं, करा।